गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता, ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए। उनको डरा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज जो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था। हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम उनकी गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शंस चाह रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहां से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है और ये बार बार सामने आ रहा है। हमारा जो पंजाब का बाई इलेक्शंस हुए 17 जुलाई को, उसमें भी ये रिजेक्ट हुए, और उसके अलावा भी जो कराची में बाई इलेक्शन और उसके बाद जो मलाकंड में हुआ, सब में रिजेक्ट हुए ये। और जो कल वर्डिक्ट है, जो भी इस मुल्क में कूदते हैं, जो इस मुल्क का सोच रही हैं, ये लोग तो मुल्क का नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके पास, इनका तो स्टेक, मैं रिपीट करता हूं, जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, माइशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका तो इशू ही नहीं है। इशू तो पाकिस्तानियों का है, जो कि यहां जिनका जीना मरना है, और इशू उन इदारों का है जिनका स्टेक पाकिस्तान में है। तो वो क्या ये देख नहीं रही कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, कि ये एक लोग आते हैं, अरबों अरबों रुपए की इनकी चोरियां, इनकी करप्शन केसेस। मैं 3.5 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, NRO, और मैं नहीं दूंगा इनको। मैं 3.5 साल कहता गया। पहले दिन असेंबली में इन्होंने जब तकरीर नहीं करने दी, मैंने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं NRO के लिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पहले जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इनको NRO देके। 10 साल में पाकिस्तान, या इनके जो 10 साल थे, 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा, मुल्क को बैंकरप्ट छोड़ के चले गए और बाहर भाग गए। और फिर जब मुल्क उठ रहा था, फिर इनको ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और फिर NRO दिलवाया इनको। और सारी कौम तमाशा देख रही है कि ये यहां सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाता है, ये बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है, इनको कोई हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये जब मुश्किल पड़ेगी बाहर भाग जाएंगे, और ऐसे बाहर बैठे हुए हैं बड़े बड़े महलात में, जिस तरह के इनकी पता नहीं कोई बाहर कोई कौन सी बिजनेसेस थी, सारा पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। तो कौम ने रेफरेंडम दे दिया है
قوم نے واضح بتا دیا ہے, ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے, جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے, ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو, عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا, جس طرح مجھے اس نے ریسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی, سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب, ان سے پوچھے, کسی سے پوچھے کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اس سے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا, میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا, یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں, نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا, جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے, وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو, ہمیں ضرورت ہے, ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے, وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں. سندھ کا برا حال ہے, وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں, یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں, چائنا اور رشیا, اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے, اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے, اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بومب نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس یہودی بومب نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بومب ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے, اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام, پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو قوم نے ریفرنڈم دے دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے. عوام نے کل کے انتخابات میں ان کو مسترد کر دیا ہے. قوم نے ریفرنڈم دے دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ری شیڈیول کیا جائے, 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے. تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے, جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے, سوائے نہ لے کوئی پروگرام نہیں تھا. نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور میں نے شہباز شریف بیرون ملک ہیں, بیرون ملک جا کر پیسے مانگتے ہیں. سندھ کا برا حال ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے نیوز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ قوم کی جانب سے ریفرنڈم دے دیا ہے. ان کو کل کے انتخابات میں بری طرح شکست ہوئی, قوم نے انہیں مسترد کر دیا. کل انتخابات میں تمام پارٹیوں کے نمائندوں کو شکست عوام نے دی ہے. کل پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں کھل کر دھاندلی دی. بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کراچی میں جو کل الیکشن ہارا اس کے تمام ثبوت ہیں. کھل کر دھاندلی کی گئی. کل سندھ کا الیکشن دھاندلی کی وجہ سے ہارا ہوں, چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا. قیمت ادا کریں, اور وہ قیمت ادا کر دی. آج یوکرین کا حال دیکھ لیں. آج یوکرین کہہ رہے ہیں, یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور اسی لیے
मैं अभी आऊंगा बाद में, मैं क्यों मार्च करना चाहता हूं, मैं क्यों इतनी देर डिले भी करता गया कि शायद यहां अकल आ जाए किसी को कि इनके हाथों अगर मुल्क रहा तो ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इनके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, इनके सारा टब्बर बाहर बैठे हुए हैं, फर्क इस कौम को पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। आज हमारी मीटिंग हुई, हमारी सेंट्रल लीडरशिप की, जो सीनियर लीडरशिप है, और हम सारों को जो आजम स्वाति से किया गया है, उससे पहले शहबाज गिल से किया गया, उसके ऊपर मैंने शोर, मेरे ऊपर खैर कंटेम्प्ट केस भी लगा, दहशतगर्दी का केस मेरे ऊपर हो गया, और तब भी मेरा मसला तो कस्टोडियल टॉर्चर का था कि एक आदमी को आप किस कानून के तहत आप उसको पकड़ के, या जो गलती की, अदालत में कानून बने हुए हैं, आप जाके उनके ऊपर एक्शन लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कौम ने रेफरेंडम दे दिया है, गुज़िस्ता रोज़ के ज़िमनी इंतखाबात में कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि कल पीपल्स पार्टी ने कराची में खुलकर धांधली की। जो कल इलेक्शन में हारा हूं उसके तमाम सबूत मौजूद हैं कि धांधली की गई है। कल सिंध का इलेक्शन में धांधली की वजह से हारा हूं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन का रुख करूंगा। कौम मौजूदा असम्बली को नहीं मानती कि मैं किसी पार्टी का हेड हूं, पाकिस्तानी होते हुए ये मुझे इतनी शर्म आई है कि हम अपने लोगों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि हम उनको इस तरह जलील कर सकते हैं। ये जरा सुने आप, मैं सारी जो आजम स्वाति से किया है, 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी, भाई अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके पोते और पोती के सामने, 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया। एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने, घर में चीजें तोड़ी, और उसके बाद उसको अमरीकी सदर जो बाइडन ने खतरनाक बात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था, NRO के अलावा हुकूमत के पास अब कोई प्रोग्राम नहीं है। सबको पता है कि इनके पैसे बाहर हैं। कौम मौजूदा असम्बली को नहीं मानती, कौम नए इलेक्शन चाहती है। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर पैसे मांग रहे हैं। जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं उनको मईशत नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर एक साजिश के तहत मसलत की गई, इसको मुस्तरद करते हैं। सिंध का बुरा हाल है, अवाम ने इन्हें तमाम ज़िमनी इलेक्शन में मुस्तरद किया है। सारी दुनिया के अंदर ये खबर गई, ये सारे बाहर के वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों में ये खबर गई, और खबर क्या गई कि पाकिस्तान सिंध का बुरा हाल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अवाम ने गुज़श्ता रोज़ के इंतखाबात में इन जमातों को मुस्तरद कर दिया है। 3.5 साल से कह रहा हूँ, ये NRO मांग रहे हैं, इनके पास NRO के अलावा कोई प्लान नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के हवाले से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा, अमरीकी सदर ने खतरनाक बात की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, और उनका कहना था कि बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है। कौम, वोटर्स और कारकुनों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। कल इंतखाबात में तमाम पार्टीज के नुमाइंदों को शिकस्त दी गई। कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। कौम ने रेफरेंडम दे दिया है। कल पीपल्स पार्टी ने कराची में खुलकर धांधली की, इसके सबूत भी मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन लेकर जाएंगे। उनकी जानिब से कहा गया, कल सिंध का इलेक्शन में धांधली की वजह से हारा हूँ और सिंध का पीपल्स पार्टी ने बुरा हाल किया हुआ है। कौम मौजूदा असम्बली को नहीं मानती, कौम नए इलेक्शन चाहती है। जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं उनको मईशत नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खतरनाक बात की। इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर एक साजिश के तहत मसलत की गई। शहबाज शरीफ बाहर जाकर पैसे मांगता है। बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका काम है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, मैं उनसे कहता हूं कि पहले तो आपको, जब वो शहबाज गिल बता रहा था और फिर वो जमील फारूकी बता रहा था कि उनको नंगा किया गया, उनके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और आप मुझे बताएं कि मुल्क के सेनेट को 75 साल
नाना और दादा, उससे ये किया गया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? हमने ये उसके अलावा फैसला किया, हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे अब, जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए। किसके डर से? क्या सेनेट के चेयरमैन की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर देते? किससे डरे हुए थे? और मैं आखिर में, जो आदमी जिम्मेदार है इसका, मुझे पता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था, बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है। सिंध का पीपल्स पार्टी ने बुरा हाल किया हुआ है। जब मुल्क तरक्की कर रहा था, इनको मसलत कर दिया गया। चोरों के टोले को साजिश के तहत हम पर मसलत किया गया है। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर पैसे मांग रहे हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया, कल का सिंध का इलेक्शन जो मैं हारा हूँ वो धांधली की वजह से हारा हूँ। जनरल मुशर्रफ ने NRO देकर कौम को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी मुल्क मजीद नीचे जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के हवाले से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि उन्होंने खतरनाक बात की है। बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है। NRO के अलावा हुकूमत के पास अब कोई प्रोग्राम नहीं बचा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था कि NRO के अलावा हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी मुल्क नीचे जाएगा। कौम साजिश के तहत बनाई गई हुकूमत को नहीं मानती, कौम मौजूदा असम्बली को भी नहीं मानती और कौम नए इंतखाबात चाहती है। जबकि उन्होंने कौम, वोटर्स और कारकुनान को भी खराज तहसीन पेश किया। उससे पकड़ के जो उसके हालात जो देखे, और अब एक सेनेटर ने ये किया है, इसके ऊपर फौरी तौर पे मैं डिमांड करता हूं एक्शन ले, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है ये इंसान, और इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये ना समझे कि इससे कोई इदारों की इज्जत करेगा, इससे इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अब आखिर में मैं लॉन्ग मार्च के ऊपर आता हूं। देखें, मैंने पूरी इंतजार, यानी 25 मई के बाद, 25 मई में हमने कोशिश की कि पुरअमन एक प्रेशर डाले जाए, जो कि गवर्नमेंट का, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, कि हम आइन के अंदर रहते हुए एक प्रेशर डालें कि एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि सारी नजर आ रहा था कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कभी पाकिस्तान में खुद इस तरह पब्लिक निकली नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जब पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही, और इन्होंने ये वहां सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है कि आपने कीमतें लगा के लोगों के जमीर खरीद के लोटे बना के तो आपने असेंबली कराई है, और फिर वाजे आप तो सबको पता चल गया ना साइफर का, क्योंकि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इनका ये जो ऑडियो लीक्स में, कि अब सारों को पता चल गया। पहले तो कहते थे साइफर है ही नहीं, अब सबको पता चल गया कि साइफर है। तो ये बैरूनी प्रेशर, बैरूनी उन्होंने धमकी मिली थी कि जनाब इमरान खान को हटाओ और शहबाज शरीफ को ले आओ, क्योंकि इमरान खान को हटाने में तो शहबाज शरीफ नहीं आना था। तो ये तो सारा वाज़ेह हो गया कि पब्लिक ने ये नहीं एक्सेप्ट किया, और पब्लिक को खास फिर ऊपर से माइशत नीचे ले गए, महंगाई आसमानों पे चली गई। महंगाई कम करने आए थे, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, और सिर्फ एक ही अब सोल्यूशन है, किस तरह इनको कोई कर्जे दे दे या कर्जे माफ करवा दे।
دیکھیں اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن. یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے، یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے، صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئے. جب تک سیاسی استحکامات نہیں ہوگی، استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ، معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی. کیونکہ معیشت تو نیچے جا رہی ہے. وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے، جس نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی، کہ میم جو 2000 کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا، وہ جو ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا، کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بی بی سی کی، کہ کیسے وہ قاضی فیملی لندن میں بیٹھی تھی، یہاں سے پیسے بھجواتا تھا، پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا. یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے، ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے، کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا، اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے. اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے، یہ میں مارچ کروں گا. مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے، اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا، کامیابی تو وہ دیتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ کے پاس ہے، چند دن ہے، اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں، آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں، پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا، تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں، بائی الیکشن جو بھی بیچ میں، سب کو پتا پبلک کدھر کھڑی ہے. اور یہ مارچ میں پتا چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخری میں میری بات، کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر، اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک، اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ، جو بجلی کے بل، ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی، اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی. کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی، تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی، وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے، میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. ہم یہ اکتوبر کے آگے نہیں جانے لگے. ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریباً مکمل ہے، اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. جناب عمران خان صاحب، ہمیشہ ہر پریس کانفرنس پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا تحریک انصاف کے کسی کنفیوژن ہے خان صاحب، ابھی تک واضح طور پہ نہیں کہا جا رہا، کیا واقعی کسی لیول پہ مذاکرات تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں؟ خان صاحب اسی کے ساتھ ایک چیز جوڑ لیں کہ آج سینئر صحافی ان کا بھی بند سن رہا تھا، انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ کل مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے واضح اعلان کر دیا. کہا حکومت کو چند دن کا وقت دے رہا ہوں. عوام کی تیاری مکمل ہے اور ہماری بھی تیاری مکمل ہے.
क्या मैं कहूं कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिलके भी और फिर भी नहीं जीत सके, तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा। और वो डरा ये हुआ है कि अगर और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो तो। लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुन रहा हूं पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोजे होंगे तो वेव कम हो जाएगा, फिर कुछ ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए, ताकि वेव कम हो, तब इलेक्शन करवाए। और तब तक मुल्क को जो नुकसान होता है उसका फिक्र ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है। उमर से एक सेकंड जरा उमर से कर लें सर, उसकी परसों शादी हुई है, हाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है उसकी। जी उमर, अभी जो कल जिद्दी इंतखाब हुआ उसमें जो वोटों का तनासब हुआ, आपके वोटों में इजाफा हुआ। पहली बार लोग ये बात कर रहे हैं कि जो जलसों का मॉब है वो वोटर्स में कन्वर्ट हुआ। तो एक तो ये बताइएगा कि अभी जो आप देख रहे हैं, अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या आपकी पार्टी जो आपने टिकटें तकसीम करनी है, आपकी वो प्लानिंग भी आपने की हुई है कि उस हिसाब से आप जो टिकट तकसीम करेंगे उसमें, क्योंकि लोगों ने आपको वोट ज़्यादा दिया, लेकिन दूसरे अगर कैंडिडेट मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो पार्टी है वो हारी है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो मौरूसी सियासत का एक अंसर था वो आपकी PTI के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया? एक तो सर ये बता दें, और साथ सर एक साथ ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि जो आपका 25 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें और जो आप अनाउंस करेंगे उसमें सर फर्क क्या होगा? देखिए पाकिस्तान बदल गया, और ये जो वो नवाज शरीफ और ये जरदारी 90 की सियासत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मुल्क चेंज हो गया, और मुल्क बड़ी तेजी से चेंज हुआ है, जिसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो सियासी शऊर अब आया वो कभी पहले था ही नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसके पास फोन है उसकी आवाज है, ये कभी पहले था ही नहीं। तो जो पुराने जमाने में रह रहे हैं ना, ये जो नवाज और जरदारी, इनका टाइम खत्म हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अब जो भी कर ले ये नहीं जीत सकते, इन्होंने अब हारना है। जहां तक आपने कहा ना कि 25 और अब में क्या फर्क है, फर्क यह है कि 25 में हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह की शेलिंग होगी। लोगों को उठाए 2 दिन पहले घरों में घुस के जो इन्होंने तशद्दुद किया घरों के ऊपर, औरतें थी वहां, यानी मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। इस बारी जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीजें करने का जो मैं कर रहा हूं। अब माइक ले ले सर, माइक में क्वेश्चन सर, माइक ले ले, माइक सतार साहब कर ले। जी बोलो। खान साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो एहतजाज है और आपके एहतजाज और गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती, तो आप भी मार्च करते हैं, तो इस तनाव की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि जमहूरियत की जो है बिसात वो लिपटने के चांसेस हैं? और दूसरा ये कि जो सरकारी अफसरान अलाकार बन के जर्नलिस्टों को, पॉलिटिशियंस को वो स्क्रू कर रहे हैं, क्या उनकी वो लिस्ट आप बना रहे हैं कि नहीं? थैंक यू। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस दौर के अंदर ये 6 महीने के अंदर जिस तरह की फैशिज्म हुई है, जिस तरह का जुल्म किया गया है, जिस तरह की सख्ती की गई है, यानी जिस तरह की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, मैं आपको यकीन, हालांकि मुशर्रफ के दौर मैंने कोई दिन जेल में गुजारे थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुशर्रफ, क्योंकि मैं तो अपोजिशन में था, मुशर्रफ का दौर लिबरल था इस मुकाबले में जो अब हो रहा है। मैंने कभी इस तरह की इस मुल्क के अंदर सख्ती,
یعنی یہ جو میں اعظم سواتی کی میں بات کر رہا ہوں, شہباز گل کی, یعنی اس طرح میں نے تو کبھی اس ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہوتے دیکھی. The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, two-third majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18 Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ. جو اپوزیشن ہے نا, یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ کرمنلز ہیں, یہ مجرم ہیں. کون ہے جو کہ این آر او لیتا ہے؟ مجھے بتائیں آج تک کسی ڈیموکریٹ کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں, میرے پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہیں, میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروا لوں؟ یہ کبھی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو کا مطلب کہ آپ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں. آپ پبلک کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں. تو میں پہلے دن سے یہ گواہ ہیں میرے کولیگز, میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو, یہ مجرم ہیں. یہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے, اور ان سے ڈائیلاگ آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے پھنس جائے گا کہ جی ہمیں این آر او دے دو. اور میں جب کہتا تھا یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہے ہیں این آر او, اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیے. تو ان سے ڈائیلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. ڈائیلاگ آپ ان سے کرتے ہیں, مثلا بلوچ نیشنلسٹ ہیں, سندھی نیشنلسٹ ہیں, آپ ان سب سے ڈائیلاگ کرتے ہیں, کیونکہ پالیٹکس کے اندر ڈائیلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائیلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو. آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں, آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے. ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, یعنی جنہوں نے ظلم کیا, تشدد کیا, سب کچھ کیا, ان کو معاف کر دیا. لیکن جب انہوں نے کہا ایک قریش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو, انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا. چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. آپ کو چوری, اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بن جاتے ہیں. ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اس لیے وہ ملک غریب ہے. جی ایک منٹ, وہ شیراز احمد شیرازی نیو ٹی وی سے سوال ہے میرا. سر شیراز احمد شیرازی نیو ٹی وی سے سوال میرا یہ کہ کل کے ضمن انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت اداروں کے کردار کو کہا دیتا. نواز شریف الیکشن سے خوف زدہ ہے. 25 مئی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی شیلنگ ہوگی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ بڑے بڑے ڈاکوں کے لیے کوئی اور قانون ہے, یہ جو کچھ بھی کر لیں فیل ہو جائیں گے. سندھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کا برا حال کیا ہوا ہے, اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ این آر او کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں بچا. جتنی دیر یہ حکومت رہے گی ملک نیچے جائے گا. قوم اس حکومت کو نہیں مانتی, قوم موجودہ اسمبلی کو نہیں مانتی. نہیں جیت سکتے تھے, وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے کیونکہ ٹیم مشکل میں پڑتی تھی, امپائر مدد کرنے آ جاتے تھے. میں واحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آیا تھا. یہ ہم امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں, لیکن یہ ہم امپائروں کے باوجود, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے باقاعدہ اعلان کر دیا. کہا حکومت کو چند دن کا وقت دے رہا ہوں. مارچ کے حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے اور لانگ مارچ کی مکمل تیاری ہے. عوام کو بھی تیار کر لیا ہے اور عوام سڑکوں پر ہوگی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یہ بھی کہا نواز شریف الیکشن سے خوف زدہ ہے, اس لیے کوئی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا. قوم نے گزشتہ روز ریفرنڈم دے دیا ہے اور قوم نے انہیں مسترد کر دیا ہے. 25 مئی کے مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تب اندازہ نہیں تھا کہ اتنی شیلنگ ہوگی. یہ جو کچھ بھی کر لیں فیل ہو جائیں گے. ان کے پاس این آر او کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. الیکشن کمیشن دیکھیں, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی.
अगर ईवीएम मशीन होता ये कराची का इलेक्शन के अंदर मसले ही ना आते। वो अब घुसे हुए हैं पुलिस वाले अंदर और वो स्टैंप्स लगा रहे हैं। ईवीएम मशीन होता तो आप कर ही नहीं सकते धांधली। और हम कहते रहे गवर्नमेंट में बैठे कि ईवीएम मशीन्स लेके आओ। ये इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ था नून लीग और इनके साथ और हैंडलर्स के साथ, और ये आने नहीं दे रहे थे मशीन, क्योंकि ये धांधली करना चाहते हैं। सदीक जान इस वक्त जो हम चीजें देखते हैं कि नैब खत्म हो गया, मरियम नवाज बरी हो गई, शबाशी बरी हो गए, हमजा बरी हो गए, ईवीएम खत्म हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट खत्म हो गए, यानी जितनी चीजें इस हुकूमत ने आके करनी थी वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं सिवाय एक चीज के, वो है मियां नवाज की वापसी। इस वक्त जो नजर आता है वो ये आता है कि दो वजूहात से इलेक्शन नून लीग नहीं जाना चाहती। एक, नून लीग इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसका मतलब है नवाज की वापसी। उस पर आप क्या कहते हैं? और नवाज शरीफ इलेक्शन से खौफजदा हैं। 25 मई को अंदाजा नहीं था कि इतनी शेलिंग होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है, कौम ने रेफरेंडम दे दिया है, सबको मालूम है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर पैसे मांग रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट है इसके अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। इससे बड़ा क्या, यानी सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। उससे पहले नहीं मानते थे, उससे पहले तो कहते थे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चले, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है कि देखे, मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं, मैं तो कमजोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था जब कमजोर टीम आती मैं किसी और को खिलाऊं। तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच ले कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो एनआरओ मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। लेकिन वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं, या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो वो पहले अपना अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था। बल्कि वो 1-2 सहाफियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच सही तरह न्यूट्रल अंपायर से। इदारों की शिकस्त, देखिए इदारों की आपने देखिए, कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो? यानी वो तो अपना ही नुकसान करना है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो, फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूंगा कि हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुंचे। राना सनाउल्लाह साहब रोज कहते हैं जी कि फोर्स का यूज करेंगे अगर आप इस्लामाबाद आए, और आप कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद आऊंगा। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई और यहाँ पे चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई और किसी थर्ड फोर्स को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये होंगे, ये अगर पहले तो जो भी होगा जिम्मेदार तो ये होंगे चोर, जो सिर्फ आए अपनी चोरी, अपनी एनआरओ लेने के लिए। इनका तो और कोई मकसद अगर है तो मुझे बता दें। और दूसरी चीज देखिए, वो टाइम हमारा, कब हमने कोई, मुझे बताए ना, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, कब हमने कोई चीज आइन के बाहर की है? मैं अब सारे लोगों से हल्फ लेता हूं हर जगह कि उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ खड़े होना है आजादी, हकीकी आजादी के लिए, लेकिन साथ कहता हूं कि आइन के दायरे के अंदर रहेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, क्योंकि मैं डेमोक्रेट हूं। ये वो लोग हैं, 3 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पे इकट्ठे खड़े थे। क्या हमने कोई तशद्दुद किया? कोई हमने टीयर गैसिंग की? कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है, कोई कहते हैं 18 भी 25 या 24 किए, जो भी है। ये आदमी को और इसकी अकल में, इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसने तो ये स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन
एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। मेरा आइन मुझे इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने का। ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए। खान साहब, आतिफ भट्ट फ्रॉम जीएनएन से। खान साहब, गुज़श्ता रोज आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं। नंबर 1, कौन सी नशिस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकंड चीज, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा इसमें बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी, जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं 10% से ज्यादा चोरी करता है वो। ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं, क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूं कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FIA का हेड चाहिए, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है, जब तक वो मेरिट में है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी हो, क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। FIA के मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए, जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं, मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था तो उनको हम। चंद दिन का वक्त दे रहा हूं, लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल है। कुछ ही दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा। कौम ने भी लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल कर ली है और चंद दिन के बाद लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख भी दे दूंगा। हुकूमत को चंद रोज का वक्त दे रहा हूं, जल्द मार्च का ऐलान करूंगा और ये मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। हमारी कोशिश है कि कानून में रहते हुए हुकूमत पर जोर दें। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत ठीक नहीं होगी। ये जो कुछ भी कर लें, ये फेल ही होंगे। इन्हें खौफ है कि इलेक्शन हो गए तो हार जाएंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का वक्त खत्म हो गया है। नवाज